taken by Dr. Nikhil Dev, professor in Mechanical Engineering Department. Sir has an expertise in thermal engineering and an experience of over 10 years. Sir has around 90 research papers registered, and today Sir will be giving a session on avionic thermodynamics and propulsion. Over to you, Nikhil, sir. Thank you, Paras. And ये जो सेशन रहेगा इसमें वी विल नॉट बी हैविंग एनी पीपीटी। मैं आप लोगों को जैसे कन्वेंशनल पढ़ाते हैं वैसे ही करेंगे, और इसमें आपका जो भी डाउट होगा जिस स्टूडेंट का, तो वो बीच में पूछ सकता है। और अगर मान लीजिए कोई माइक की प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो मैं चैट बॉक्स से देख के डाउट क्लियर करता रहूँगा। पर लेकिन आपने डाउट कोई रखना नहीं, जो भी डाउट होगा वो क्लियर करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि अभी जो सेशन था उसमें जो मैं देख रहा था कि थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात की, तो जो गैस टरबाइन वगैरह है उनकी क्या हिस्ट्री है, अब तक उनमें डेवलपमेंट कैसे हुई है। तो उससे पहले जो हमें बात करनी है सब चीज़ शुरू करने से पहले इस सेशन में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गैस टरबाइन की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, मतलब कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनको हमें स्टडी करना है, जिनके बारे में हमें जानना है। तो जनरली जिन पार्ट्स के बारे में हम गैस टरबाइन में बात करते हैं, फर्स्ट इज दी एयर कंप्रेसर, सेकंड वन इज दी combustion chamber, and third one is the air turbine section बोल सकते हैं, टरबाइन। तो ये तीन पार्ट जो है ये गैस टरबाइन के पार्ट है। पर लेकिन जब मान लीजिए हम गैस टरबाइन की बात करते हैं तो उसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पर काम है। तो अगर मान लीजिए हम गैस टरबाइन की बात करते हैं तो हम उन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो गैस टरबाइन होते हैं जिन्हें हम लैंड बेस्ड एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम पावर प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरह के जो टरबाइंस हैं पावर वो भी जनरेट करते हैं, लेकिन वो जो पावर जनरेट करेंगे वो एरोप्लेन के लिए करेंगे। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कि जो एप्लीकेशन है, कि अगर मान लीजिए हम लैंड बेस्ड एप्लीकेशन के लिए गैस टरबाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम एयरक्राफ्ट के लिए गैस टरबाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि हम दोनों में सिमिलर टाइप ऑफ भी गैस टरबाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, पर लेकिन फिर भी जब हम एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो एयरक्राफ्ट में जो लाइफ है, जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो उसके अंदर ऑक्यूपेंट्स हैं, उनकी जो लाइफ है वो बड़ी प्रीशियस होती है। तो इसलिए उसमें हमें ज़्यादा सोफिस्टिकेशन, ज़्यादा सिक्योरिटी, ज़्यादा सेफ्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है। लैंड बेस्ड एप्लीकेशन में टरबाइन की सेफ्टी इतना मैटर नहीं करती और उसका वेट भी इतना मैटर नहीं करता। अगर मान लीजिए कि हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो हम चाहेंगे गैस टरबाइन का जो पावर प्लांट है, जो गैस टरबाइन है, वो हल्के से हल्का, ताकि जो उसका अपना वेट है कम रहे और जो पावर वो जनरेट करे उसको फ्लाइट में इस्तेमाल किया जा सके। तो लैंड बेस के लिए हमारे पास वेट कोई ऐसा मेन कंस्ट्रेंट नहीं होता, तो उसमें हम वेट को बढ़ा सकते हैं। तो वेट ज़्यादा भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ्टी फीचर्स थोड़े कम होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लेकिन एयरक्राफ्ट में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो एयरक्राफ्ट में जो हम गैस टरबाइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे या सराउंडिंग बनाएंगे, तो उसमें हमें डेफिनेटली ऐसा करना पड़ेगा कि वहाँ पर जो सेफ्टी है दैट शुड बी अ प्रायोरिटी, वो प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, ठीक है। तो पर ये वाला पार्ट हमारे उसका मतलब अभी कंसंट्रेशन का नहीं है। अभी हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो हमारी एयर कंप्रेसर, कंबस्शन चैम्बर और टरबाइन सेक्शन है। कि एयर कंप्रेसर क्या काम करेगा, कैसे करेगा, उसका क्या यूज रहेगा। तो एयर कंप्रेसर जैसे कि आप देख सकते हैं इसके नाम से कि ये एयर को कंप्रेस करेगा। तो वी विल बी मेकिंग द शेप ऑफ दी समवट एयर कंप्रेसर लाइक दिस, कि यहाँ पर जो एयर है दैट विल बी एंटरिंग इनसाइड द कंप्रेसर, और यहाँ पर जो एरिया है वो ज़्यादा होगा और यहाँ पे आके एरिया कम हो जाएगा क्योंकि एयर को हमने कंप्रेस कर। तो दिस पार्ट विल बी एयर कंप्रेस, तो यहाँ पे हमने एयर को कंप्रेस कर लिया। तो अब यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाई डू वी वांट टू कंप्रेस, इसे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई हम कंप्रेस कर क्यों रहे हैं, एयर को कंप्रेस करने की हमें क्या जरूरत है। उसके बाद एयर कंप्रेसर के बाद जो एयर है दैट विल बी गोइंग टू दी कंबस्शन चैम्बर, वी कैन राइट दिस बाय सीसी कंबस्शन चैम्बर, एंड इन दी कंबस्शन चैम्बर फ्यूल विल आल्सो बी इंजेक्टेड, कि जो फ्यूल है उसे इंजेक्ट किया जाए। एंड आफ्टर पासिंग थ्रू दी कंबस्शन चैम्बर द फ्लू गैसेस, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास एयर थी
एयर में हमने फ्यूल ऐड कर दिया, वो जल गया, उसका टेम्परेचर और प्रेशर हाई हो गया, तो इन सब के बाद उसको बोलते हैं कि ये फ्यूल गैस है। तो यहाँ पे आपने एंटर किया एयर, यहाँ पे एंटर किया हमने फ्यूल, और यहाँ पे हमारे पास आ गई फ्यूल गैसेज, और दैट विल बी, ये फ्यूल गैसेज जो होंगी वो बाहर की तरफ जाएंगी। तो एयर कंप्रेसर, कंबस्शन चैम्बर, एंड दिस सेक्शन विल बी गैस। और ये सारे का सारा जो सेक्शन है दैट विल बी एस्टेब्लिश्ड ऑन ए सिंगल कि ट्विन शाफ्ट हो सकता है, लेकिन अभी हम ये मान के चलते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए कि ये सारे का सारा सेक्शन एक ही शाफ्ट के ऊपर एस्टेब्लिश, कि यहाँ पर जितना भी सेक्शन था हमने सारे का सारा सेक्शन एक ही शाफ्ट के ऊपर लगा दिया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एयर को कंप्रेस किया गया, इसमें फ्यूल डाला गया, और फ्यूल डालने के बाद गैस टरबाइन में जो फ्यूल गैस थी उनको एक्सपेंड किया। तो अभी आप जैसे सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में है, और मोस्टली मुझे लग रहा है मैकेनिकल स्टूडेंट ही होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वर्किंग है जिसमें हमने एयर को कंप्रेस किया, उसमें फ्यूल का इंजेक्शन किया, फिर एक्सपेंड किया, इट इज सिमिलर टू इंटरनल कंबस्शन इंजन। ये इंटरनल कंबस्शन इंजन के सिमिलर है, बट देयर इज सम डिफरेंस इन बिटवीन द गैस टरबाइन एंड इंटरनल कंबस्शन। तो आप में से कोई ये बता सकता है कि गैस टरबाइन और इंटरनल कंबस्शन इंजन में हालांकि वर्किंग एक जैसी सी लग रही है कि एयर है, फ्यूल है, और इसमें कंप्रेस किया गया एयर को, फ्यूल डाल के उसको हीट किया गया, फिर उसका इस्तेमाल किया गया, पर लेकिन इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है? बेनिफिट मतलब अगर मान लीजिए हम इसकी जगह इंटरनल कंबस्शन इंजन का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि आपने में देखा होगा कि पहले जो गैस टरबाइन जो एरोप्लेन होते थे वो पहले इंटरनल कंबस्शन इंजन का इस्तेमाल करते थे, रेसिप्रोकेटिंग इंजन, और अब वो गैस टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब बेसिकली क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वाई वी आर आवाज कम है, मैं एक बार देखता हूँ बढ़ा के। अभी देखिए ठीक है कुछ आवाज? इज इट ओके नाउ? Yes, sir, your voice is audible. No worries, it's going great. ठीक। तो अभी आप में से कोई है, मेरे ख्याल से अनम्यूट करना पड़ेगा या अपने आप हो सकता है कोई अपने आप अनम्यूट कर सकता है, कोई बताना चाह रहा है तो हाँ कर सकते हैं। हाँ गगन प्रीत को बताइए, कौन बता रहा था कि क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है कि हम गैस टरबाइन को लेके चल रहे हैं, और पहले हम इंटरनल कंबस्शन इंजन को ले रहे थे जो कि हमारे रेसिप्रोकेटिंग टाइप होते हैं। तो इसमें क्या खास बात है कि गैस टरबाइन में कि उसने रेसिप्रोकेटिंग इंजन को बाहर कर दिया एविएशन से। एनीबॉडी, एनी गैस? थोड़ा बहुत तो आप गैस लगा सकते हैं कि, और थोड़ा हम सेशन को इंटरेक्टिव लाने की कोशिश करेंगे, उसी से हम सीख पाएंगे कि क्या हो रहा है, कि हम क्या बेसिकली डिस्कस करना चाह रहे हैं। Sir, thrust is generated through exhaust. So, ओके तो हाँ सर ये यहाँ पर इसका यूज नहीं कर सकते रेसिप्रोकेटिंग मोशन का। ठीक है, इनका एक कहना है कि थ्रस्ट है वो बाय एग्जॉस्ट जनरेट होगा। ठीक है, पहले थ्रस्ट की बात बताऊंगा, थ्रस्ट कैसे जनरेट होगा। ठीक है, एक पॉइंट इन्होंने बताया कि थ्रस्ट इज जनरेटेड बाय द एग्जॉस्ट। एनी अदर पॉइंट? बताइए कोई दूसरा पॉइंट अगर आपके मन में है तो। सर जो आईसी इंजन है सर, उसमें सर हम उतनी मतलब क्या कहते हैं रोटेशन पर मिनट नहीं डेवलप कर सकते जितनी सर हम इसमें गैस टरबाइन से कर सकते हैं सर। बिल्कुल ठीक, लेकिन क्यों नहीं करते? यस सर। सर विद दिस सर हम रेसिप्रोकेटिंग इंजन इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि बेसिकली वहां पर हम पहले हम रेसिप्रोकेटिंग मोशंस को फिर चेंज करते हैं फिर थ्रस्ट में, तो मतलब एक चेन बन जाती है, तो और जितनी और उससे हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। और जो हमारी गैस टरबाइन में वो जो उसका जो डायरेक्ट जो हमारा आउटपुट मिलता है वो हमें थ्रस्ट मिलता है। तो हम रेसिप्रोकेटिंग पहले हम उसको एक रेसिप्रोकेटिंग से फिर रोटेटिव, फिर रोटेटिव से फिर उसे थ्रस्ट से मैकेनिज्म, तो ये इससे हमारी जब हम लेकिन जब हम जब प्योर एयर कंबशन इंजन की तरफ जाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी हमें अच्छी मिलती है सर। ठीक है, सबसे पहले तो इनका जो आरपीएम वाला पॉइंट है ये बिल्कुल वैलिड है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं
कि जैसे हम खो खो खेलते हैं, खो खो में क्या होता है, 2 पोल्स होते हैं और हमें क्या उन दोनों पोल के पीछे भागना होता है। अब हम क्या करेंगे, जब इस पोल से डिक्रीज आवर स्पीड, जैसे हम इस पोल के पास पहुंचेंगे देन वी हैव टू डिक्रीज आवर स्पीड, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से मोड़ना है। तो ये इनर्शिया है। इनर्शिया अगर ज्यादा रहेगा तो हम इस पोल के पास आके मुड़ नहीं सकते। हमें यहाँ से यहाँ तक अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड पहले कम थी, स्पीड को बढ़ाया, लेकिन यहाँ पोल पे आने के बाद, पहुंचने के बाद देन अगेन वी हैव टू डिक्रीज आवर स्पीड, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे पास जो भी मटेरियल है, जो भी कनेक्टिंग रोड्स है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाएगा। तो इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है, दैट इज फॉलोइंग समवट रेसिप्रोकेटिंग टाइप मोशन। तो पिस्टन आगे पीछे की तरफ मूव करता है। पिस्टन जो आगे पीछे मूव करता है तो इनर्शिया की वजह से पिस्टन का पिन, क्रैंक शाफ्ट वो ब्रेक होता है। तो इसलिए जो पिस्टन होता है उसकी एक लिमिट होती है कि उसकी जो स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड तक हो सकती है। इससे ज़्यादा अगर आप इंटरनल कंबशन इंजन में स्पीड करेंगे 8 मीटर पर सेकंड या 12 मीटर पर सेकंड से, तो पिस्टन ब्रेक हो जाएगा। और अगर उसको ब्रेकिंग से बचाने के लिए आप उसको मोटा बनाएंगे, ज़्यादा पावर का बनाएंगे, तो उसका वजन बढ़ जाएगा, तो अगेन वो एक नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा, तो उससे वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको सिर्फ सर्कल में घूमना है, जैसे हम सर्कल में दौड़ लगाते हैं, तब आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं और उसमें इनर्शिया वाला फैक्टर जो होता है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पे आप गैस टरबाइन में देखेंगे, गैस टरबाइन में ये जो शाफ्ट है, मैंने इसमें शाफ्ट बनाई थी, शाफ्ट दैट विल बी रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। और अगर ये शाफ्ट परफेक्टली बैलेंस है तो आप इसको ज़्यादा आरपीएम पे चला सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसको शाफ्ट को हम 30,000 आरपीएम तक भी आराम से चला सकते हैं अगर ये बैलेंस। लेकिन आप इंटरनल कंबशन इंजन देखेंगे तो इंजन जितना छोटा होता है, जैसे बाइक्स होते हैं, बाइक इंजन देखेंगे तो उसमें जो आरपीएम होते हैं वो मैक्सिमम लगभग 6,000 आरपीएम तक जाते हैं। अगर और छोटा कर देंगे तो ये बढ़ जाएंगे। लेकिन जैसे इंजन का साइज बढ़ेगा, कार है, दूसरे जो हमारे व्हीकल्स हैं, तो उनमें वही जो आरपीएम है वो 1500 आरपीएम की तरफ शिफ्ट है। मतलब आरपीएम जो होते हैं दैट डिक्रीज एज वी इनहेंस द साइज ऑफ द इंजन, तो उसके आरपीएम कम करने चाहिए। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम थी कि जो हमारे पास गैस टरबाइन की, जो हमारे पास पावर प्लांट थे एरोप्लेन के लिए, तो उसमें हमें ज़्यादा थ्रस्ट की जरूरत थी, ज़्यादा उसमें पावर की जरूरत थी कि जिससे कि वो एरोप्लेन को ज़्यादा तेज स्पीड चला सके। तो वो तेज स्पीड पर चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो सिस्टम है उसको तेज चलाना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आपने उसमें इंटरनल कंबशन इंजन लगाया हुआ है, तो इंटरनल कंबशन इंजन में रेसिप्रोकेशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्पीड को अचीव नहीं कर सकते, तो इसलिए उसमें हटा के इंटरनल कंबशन इंजन को गैस टरबाइन लगाया। तो अब यहाँ पे हमने गैस टरबाइन इंस्टॉल कर दिया कि उसने इंटरनल कंबशन इंजन में जो हमारे पास, सॉरी, इंटरनल कंबशन इंजन को रिप्लेस कर दिया एरोप्लेन में, और इंटरनल कंबशन इंजन को रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर गैस टरबाइन स्टार्ट। अब जैसे आप बात कर रहे हैं थ्रस्ट की, जैसे यहाँ पे हमने बात की थ्रस्ट की, तो थ्रस्ट क्या है, मतलब आपको क्या लग रहा है थ्रस्ट? अगर सिंपल से रहने पूछूंगा, थ्रस्ट क्या होता है? This force is responsible to move the फोर्स होती है क्योंकि एरोप्लेन को आगे की तरफ चलाएगी, तो इससे एरोप्लेन दैट विल बी मूविंग इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स होता है, और आपको पता है कि जो फोर्स होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है। तो यानी कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो कितना चेंज आया और पर यूनिट टाइम कितना चेंज। तो अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं थ्रस्ट मतलब आपको ज़्यादा फोर्स चाहिए जिससे कि एरोप्लेन चल पाएगा, तो ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो फोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ मोमेंटम को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि मोमेंटम बढ़ाना पड़ेगा किसी चीज़ का, और पर यूनिट टाइम, ये टाइम के लिए, तो टाइम के हिसाब से आपको उसको फेंकना पड़ेगा पीछे की तरफ। तो अब इसमें क्या किया गया, इसमें हमारे पास ये सिस्टम तो बन गया था जिसमें कि हमारे पास एयर को कंप्रेस किया, कंबस्शन चैम्बर में कंप्रेस किया, फिर फ्लू गैसेस को बाहर की तरफ फेंक दिया। तो यहाँ पे इस शाफ्ट को थोड़ा आगे की तरफ बाहर निकाला गया और इस शाफ्ट के ऊपर फैन लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया फैन। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज बीइंग गिवन बाय एन इंडियन इन 1960 को बोलते हैं, दैट वाज डॉक्टर पृथ्वीराज फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। तो सबसे स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का, इसको इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और ये पावर जनरेट करेगा, दैट वाज गिवन बाय। तो अब यहाँ पे थ्रस्ट तो बिल्कुल सिंपल चीज है। थ्रस्ट में तो मतलब आप समझ गए कि थ्रस्ट जो है पावर यानी कि फोर्स को जनरेट करना है, और जो फोर्स है
that we call it as the multiplication of mass and acceleration. तो मास और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लेके चलना है। या फिर अगर मान लीजिए मोमेंटम का कॉन्सेप्ट करेंगे कि चेंज इन मोमेंटम, तो इस सिस्टम के अंदर मोमेंटम कितना चेंज हुआ वो देखना पड़ेगा और पर यूनिट टाइम हमें देखना पड़ेगा। तो अब इसमें अगर मान लीजिए इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप इसमें मोमेंटम किस चीज़ का चेंज करें, मतलब थ्रस्ट को चेक करने के लिए एक एरोप्लेन में आप किस चीज़ का मोमेंटम बदलेंगे, मीन्स व्हाट विल बी द वर्किंग फ्लूइड, वर्किंग फ्लूइड क्या होगा? सर एयर। वेरी गुड, हाँ इसमें एयर रहेगा। सो एयर विल बी द वर्किंग फ्लूइड इन दिस। तो इसका मतलब एयर क्या करनी पड़ेगी, एयर को हमें सक करना पड़ेगा, सक्शन करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एयर है दैट विल बी विथड्रॉन, वो खींची जाएगी। तो हमने सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज ले ली वो है। अब एयर मान लीजिए हम आगे चलते हैं कि स्टील है, मतलब स्टील रुकी हुई है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में जो ये अभी काम कर रहेगा ना फैन, ये बहुत ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करना है इसमें। इसका जो थ्रस्ट है वो लगभग 30,000 पाउंड तक हो सकता है। पाउंड को आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जी से, तो आपको मिल जाएगा पता कि हम थ्रस्ट कितना जनरेट कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट भी हमारी कंसंट्रेशन में नहीं है, क्योंकि थ्रस्ट के बाद थ्रस्ट कैलकुलेट करना इतना मुश्किल नहीं है, पर लेकिन जनरेट करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कैलकुलेट तो हम कर लेंगे कितना कैलकुलेट हो गया, लेकिन जनरेट कैसे करेंगे वो हमारा यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एयर को खींचना है, ठीक है। तो एयर को खींचेंगे, एयर को खींचने के बाद ये जो एयर है दैट विल बी थ्रोन इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाएगा। तो मैं डायग्राम थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, दूसरे पेज को बना लेते हैं, ताकि जो दूसरी बातें डिस्कस करनी है हमें इसके बारे में वो हम डिस्कस कर सकें। तो इसे मान लीजिए कि ये वाला पार्ट जो है हमारा एयर कंप्रेसर का सेक्शन है, जो कि हमने दिखाया था, अभी बाकी पार्ट नहीं बना रहे हैं इसमें। और यहाँ पर इस पे हब जो है इसका, और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक ब्लेड दिखा दिया आपको, और यहाँ तक ही मान लीजिए, और ये वाला ब्लेड यहाँ तक ले गया। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कंसंट्रेट, ये वाला पार्ट हमने एयर कंप्रेसर, ठीक है, ये हो गया सेक्शन एयर। तो अब जो ये एयर को खींचेगा और एयर को पीछे की तरफ खींचेगा, तो कुछ पार्ट तो एयर का यहाँ पर जाएगा, इवन दैट से दिखा दिया, जो कि एयर कंप्रेसर में चला जाएगा, और कुछ पार्ट इसका डायरेक्टली पीछे की तरफ यहाँ से ऐसे पीछे। तो अब ये जो एयर कंप्रेसर वाला है, ये तो एयर कंप्रेसर में जाने के बाद कंबस्ट करेगा, दूसरे पार्ट लेगा, ठीक है, और फिर वो पीछे निकल जाने के लिए तो लगभग यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये 12 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम हम यहाँ, तो ये रेशो जो होती है वो 12:1 की रहती है लगभग। वो सभी मतलब टर्बाइन सर एयरप्लेन के ऊपर डिपेंड करेगा उन्होंने कैसे बनाया, क्या बनाया, वो एक अलग चीज़ है। तो वो डिजाइन का जब करेंगे तब हम उसमें देख सकते हैं, पर मोटा तौर पर हम मान लेते हैं कि लगभग ऐसा रहता है। 12 किलोग्राम एयर को यहाँ से पास कर दिया जाता है और 1 किलोग्राम एयर को इसके अंदर से पीसिंग के अंदर से पास। तो अब यहाँ पर एक चीज हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि वी आर यूजिंग दी समवट कॉन्सेप्ट ऑफ फैन एंड कंप्रेसर। तो आप ये सिमिलर थिंग्स और समवट डिफरेंट, कि फैन और कंप्रेसर में वैसे डिफरेंस क्या होता है? कि फैन मतलब किसको बोलते हैं, पंखा जैसे घर में लगा होता है, और जब आप कंप्रेसर को देखेंगे तो उसमें भी लगेगा आपको कि ऐसे ही कुछ ब्लेड से लगे हुए हैं और वो घूम रहे हैं जैसे पंखा घूम रहा होता है। तो फिर लेकिन डिफरेंस क्या है, किस चीज़ को हम फैन कहेंगे, किस चीज़ को कंप्रेसर कहेंगे? एनीबॉडी? आप चैट बॉक्स में पूछते हैं, कोई डाउट कोई भी क्रिएट हो रहा है या आपका कोई क्वेश्चन है तो वैसे पूछ सकते हैं, जिसका हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो बताइए इसमें फैन और कंप्रेसर में क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंस है? स्पीड डिफरेंस। स्पीड मतलब रोटेशन आरपीएम। यस सर, फैन की कम रहेगी सर, कंप्रेसर की ज्यादा। सर फैन और फैन हीट एक्सचेंजर फैन जो है सर, फैन एयर को एक्सपेंड करने का काम आएगा और कंप्रेसर एयर को कंप्रेस करने का काम आएगा। नहीं, फैन भी एयर कंप्रेस ही करता है वो। सर मे बी जो इनका कंप्रेशन रेशियो होता है ना उसमें मतलब फैन का कंप्रेशन रेशियो 1.4 से 1.8 ही होता है,
और कंप्रेसर जो हमारे स्टैंडर्ड उनका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है। हाँ ये बिल्कुल सही जवाब है, थोड़ा सा आपने डाटा थोड़ा सा वो कर दिया। जो फैन होता है उसका कंप्रेशन रेशियो 1.3 या उससे कम होता है कंप्रेशन रेशियो। ये ठीक जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। और जो कंप्रेसर्स होते हैं इनका 17, 20 मतलब 1.3 से हायर कितना भी हो सकता है। तो अब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि फैन और कंप्रेसर काम तो जैसा ही कर रहे हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अब जो फैन होता है और फैन का जो ब्लेड लगा लीजिए हमने यहाँ लगाया हुआ है, एंड दैट विल बी रोटेटिंग, ये जो ब्लेड है रोटेट करेगा। तो जब ये रोटेट करेगा ब्लेड, आपने लिखा हुआ ब्लेड का मुड़ा हुआ होता है, तो वो मुड़ने की वजह से क्या करता है कि जो इमीडिएट एयर होती है इसके पास, तो ये जब एयर के ऊपर से ऐसे जाता है तो एयर को क्या करता है, कंप्रेस करता है, दबा देता है इसको। तो कंप्रेस करने की वजह से यानी कि जो प्रेशर है वो एयर का यहाँ पे जाता हो जाता है, और यहाँ पे जो एयर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ही है। यहाँ पे मान लीजिए 1 एटमॉस्फेयर पे है, तो यहाँ पे मान लीजिए 1.3 एटमॉस्फेयर पे है। तो आपको पता है कि एयर विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो, तो एयर जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ फ्लो कर देती है। तो फैन का भी यही काम है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर को फ्लो करवाना है। और कंप्रेसर का भी काम यही है, बस किसी को प्रेशर रेशियो हाई हो जाती है तो, लेकिन काम उसका ऑलमोस्ट यही है कि उसमें एयर को कंप्रेस तो फैन का रोल यहाँ पे खत्म हो जाता है। वो फ्लो करता है क्योंकि वहाँ पे कुछ उसको रोकने के लिए किसी नहीं है या पार्ट नहीं लगाया जो ये चीज को रोक पाए, तो एयर जो है फ्लो करती रहेगी। अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये है, क्योंकि आप लोगों ने सभी ने न्यूटन के लॉज तो पढ़े ही होंगे और न्यूटन का ये थर्ड लॉ, ठीक है। फैन इज पुशिंग द एयर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और कंप्रेसिंग द एयर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इन वर्ड लगा दिया है, ये जो कंप्रेसर है कंप्रेसर रोटेट करेगा। यहाँ पे ये जो पावर प्लांट है इसका काम है सिर्फ इसको रोटेट करना। तो अगर ये किसी और तरीके से रोटेट हो पाएगा तो इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी हम यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं कि यहाँ पर जो हमने फैन लगाया है, जो कि आपने देखा होगा कि एरोप्लेन वगैरह होते हैं और होते हैं उनमें बाहर की तरफ आगे की तरफ एक पंखा लगा होता है जिसमें काफी सारे ब्लेड होते हैं, 20-25 ब्लेड होते हैं। हम घर में यूज करते हैं उसमें 3-4 होते हैं, तो वो काफी बड़ा होता है तो उसमें ज्यादा बड़े ब्लेड होते हैं। तो अब ये जो पंखा लगाया है ये क्या करेगा, फैन क्या करेगा, ये एयर को पीछे की तरफ पुश करेगा। तो जब एयर को पीछे की तरफ पुश करेगा तो एयर इस पे जो थ्रस्ट लगाएगी या जो फोर्स लगाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन, एयर को पीछे की तरफ पुश किया गया आगे की तरफ, और ये यहाँ पे अटैच है इस वाले पार्ट से, इस शाफ्ट से। ये वाला जो शाफ्ट होता है, तो ये वाला जो शाफ्ट है ये आपने देखा होगा एरोप्लेन को, अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शन, ये इसके विंग्स हो गए हैं, और विंग्स के नीचे यहाँ पे काउल दिखाई देता है, काउल बोलते हैं इसको यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया। तो दिस पार्ट विल बी टेकिंग द एरोप्लेन इन दी फॉरवर्ड साइड से देखेंगे तो एरोप्लेन ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर जो विंग्स लगे हुए हैं तो विंग्स के नीचे जो है पार्ट दैट विल ट्राई टू टेक द एरोप्लेन इन दी फॉरवर्ड। तो बेसिकली लेकिन आप यहाँ पे जो चीज महसूस करने की है, फील करने की है, वो ये देखिए कि एरोप्लेन कितना बड़ा होता है, इसके अंदर 100-200 लोग बैठे होते हैं। तो यहाँ पे जितना भी थ्रस्ट है, जितना भी फोर्स लगाना है, वो कहाँ से आ रहा है, सिर्फ इन ब्लेड्स के ऊपर आ रहा है, जो कि 18-20 या 20। तो आप महसूस कर सकते हैं कि जब ये एयर को पीछे की तरफ फेंक रहा होगा और इसको आगे की तरफ फेंक रही होगी तो उसको कितना ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है कि मतलब इसको आगे की तरफ फेंका जा रहा है, तो वो जो फोर्स अगर आप उसको फील करिए कि एक पतला सा ब्लेड, बेचारा जैसे फैन होता है, फैन का ब्लेड जैसे आपने कितना पतला होता है, अगर आप उसके 2-3 किलो वजन डाल देंगे तो मुड़ जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि मैकेनिकल इंजीनियर को कितना बड़ी इंजीनियरिंग लगानी है कि उसमें 30,000 किलोग्राम का थ्रस्ट, मैंने बताया ना आपको 30,000 पाउंड का, तो 30,000 पाउंड को अगर आप कन्वर्ट भी करेंगे ये लगभग 12-13 हज़ार किलोग्राम। तो ये जो फैन है इनके ऊपर कम से कम 12-13 हज़ार किलोग्राम वजन रखता है। और अगर ये ब्लेड मान लीजिए नंबर में 20 भी है कम से कम, तब भी आप मान के चलिए कि एक ब्लेड के ऊपर 20 होने के बाद लगभग मेरे हिसाब से 600-700 किलोग्राम। तो इस ब्लेड को आपने इतना मजबूत बनाना है कि ये 600-700 किलोग्राम वजन को सहन कर। तो आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं और कितना उनमें दिमाग है कि वो इतना मशीन को बढ़िया बना पा रहे हैं कि जो ब्लेड है वही एक ब्लेड 600-700 किलोग्राम वजन आराम से सहन कर। तो अब यहाँ पर चलिए मान लीजिए एक प्रॉब्लम तो हमने सोल्व कर ली, हालांकि इसमें मटेरियल साइंस और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से ऐसा हो पा रहा है। तो अब ये जो थ्रस्ट है, जो यानी कि ब्लेड है, ये क्या करेगा, इसको आगे की तरफ पुश कर देगा।
पर लेकिन ना यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब इनका एनालिसिस किया जाता है तो बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। तो उनमें पाया गया कि जब जैसे आपने कहा था कि जो पंखा है वो हवा नीचे की तरफ फेंकता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा जो पंखे की हवा चारों तरफ फैल जाती है, ऐसे मतलब फैल जाती है, पूरे कमरे में हवा आती है ना। हम अगर पंखे के नीचे बैठे हुए हैं तो एक कमरा जिसमें बैठे हुए हैं तो सारे में आपको हवा लगेगी। तो इसी तरह से अगर इस फैन को फ्री छोड़ दिया ना तो फिर ये क्या है कि ये आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये क्या है कि अपने मन मर्जी से हवा को इधर उधर फैला दे। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी कवरिंग करनी पड़ेगी, आउटर कवरिंग, इसको एक कवरिंग देनी पड़ेगी बाहर से। तो आपने देखा होगा कि जो ऐसे मैंने बताया ये वाला पार्ट, अगर आपने साइड व्यू से देखा होगा तो साइड में उसका जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से बना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर ये गैस टर्बाइन्स वगैरह यहाँ पे लगे होते हैं और पीछे से वो एयर को बाहर की तरफ फेंक रहा होता है। और यहाँ पे जो होता है ये यहाँ पे कुछ फैंस लगे होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, ठीक है। तो इसको मतलब काउल बोलते हैं, काउल में आपने इस चीज़ को फिट कर। तो अब लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो जैसे मान लीजिए कि अभी एरोप्लेन है, एरोप्लेन का जो ब्लेड होता है उस पर मैक्सिमम थ्रस्ट जो लगता है, मैक्सिमम जो ताकत लगेगी या जो मैक्सिमम ताकत देनी है वो उस तरह होती है जब एरोप्लेन टेक ऑफ कर, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो टेक ऑफ के टाइम काफ़ी ज़्यादा उस पर प्रेशर। अच्छा जी, चलो। अब आपने देखा होगा कि ना जी एरोप्लेन पहुंच गया बादलों में या ऊपर चला गया, ठीक है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि एरोप्लेन को बादलों से जनरली ऊपर ही क्यों उड़ाते हैं? एनीबॉडी? ये तो बड़ा सिंपल सा मतलब एक क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के हिसाब से आप कह सकते हैं कि एरोप्लेन को ऊपर क्या होता है उड़ाने से? एयर डेंसिटी कम होती है सर पर। एयर डेंसिटी मान लीजिए कम है तो ये बेनिफिशियल और ये तो आपने एक क्वेश्चन और जनरेट कर दिया। हाँ, पर लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बादलों के ऊपर जाने से मतलब एयर का चेंज आता है, उससे एक फायदा हो जाता है कि साउंड बहुत होता है। आप एरोप्लेन में जो बैठे होंगे उन्होंने देखा होगा कि जब एरोप्लेन जमीन के ऊपर होता है तब तो बहुत ज़्यादा हवा की आवाज़ आती है, फिर जब बादलों के ऊपर जाता है तो बड़ा ही शांत हो जाता है। तो एक फायदा तो होता है बादलों के ऊपर जाने से कि आवाज़ कम हो जाती है। पर लेकिन और क्या फायदा होता है बादलों के ऊपर? सर किसी थंडरस्टॉर्म के दौरान इलेक्ट्रिकली इंटरेक्ट नहीं करेगा और कोई पक्षी वगैरह भी नहीं टकराएगा। हाँ, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कही। सबसे बड़ा फायदा ये है कि तो पक्षियों से मुक्ति मिल जाती है। देखिए एरोप्लेन जा रहा है तो पक्षी तो मर ही रहे हैं, वो भी एक गलत चीज़ है। लेकिन ऊपर जाने के बाद ये चीज़ खत्म हो जाती है कि वहाँ कोई पक्षी नहीं होता। दूसरा वेदर, मौसम से उसको छुटकारा मिल जाता है। छुटकारे का मतलब ये है कि जब वो एरोप्लेन बादलों के ऊपर चला गया है तो वहाँ पे ना तो उसको बारिश का खतरा है, ना उसको आइसिंग का खतरा है कि भाई बर्फ जमेगी उसके ऊपर, और ना ही उसको बिजली कड़कने का। अच्छा, पर लेकिन आपको क्या लगता है अगर मान लीजिए एरोप्लेन बादलों से नीचे और बारिश आ गई तो क्या होगा? बताइए, इज इट रियली डेंजरस और नॉट? सर जो टर्बाइन से हाई प्रेशर एयर जो निकल रही है सर, उसको वो मतलब किसी वो खराब हो जाएगी सर, जो हाई टेम्परेचर कंप्रेस और होती मे है बी बाहर मे बी सर हमारे चेम्बर में मतलब मॉइस्चर आ जाएगा तो जो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। चैम्बर में मोशन आने से एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है, कोई बात करेंगे। एक मेरे ख्याल से आंचल थी, कुछ बताना चाह रही थी। आंचल आप बताइए कुछ कह रही थी। हाँ सर की डाउनवर्ड फोर्स बढ़ जाएगा उस पे, मतलब वेरी गुड। ड्रॉपलेट्स की वजह से। किसकी वजह से? सर जो ड्रॉप्स गिरेंगी रेन की उसकी वजह से डाउनवर्ड फोर्स बढ़ जाए। अच्छा, वो आप मान रहे हैं, ठीक है। मैं कुछ आपको छोड़ कह रहा हूँ तो वो दूसरा पॉइंट आपको सर ज्यादा नहीं है। एयर ठीक के है, साथ और बताइए। वाटर भी इनटेक होने लगेगा। तो वो इज इट बेनिफिशियल और फायदा है नुकसान है? सर एज कोई होना तो नहीं चाहिए सर। ना फायदा ना नुकसान। और सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी का क्या होगा? अनसेफ, नो प्रॉब्लम, यस सर, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी सर। स्टेबिलिटी का होगा, यस ठीक है। तो चलिए इसमें आपको मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। प्रैक्टिकली बारिश आने से एरोप्लेन को कोई दिक्कत नहीं होती। एरोप्लेन को इतना सेफ बनाया जाता है कि अगर बारिश आती भी है और तेज बारिश आती है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। तो अब अगर आप एरोप्लेन में यात्रा करते हैं और बारिश आती है तो डरने की जरूरत नहीं है।
आराम से रिलैक्स होकर बैठिएगा, उससे एरोप्लेन को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है बारिश में। लेकिन बारिश से फायदा मतलब वो तो अनस्टेबिलिटी तो थोड़ी बहुत देर के लिए रहेगी, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि अगर आप इस चीज को देखते हैं, हमने यहाँ बात की थी थ्रस्ट के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब पहले तो हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एयर को ले रहे थे सक्शन में, अब एयर के साथ मान लीजिए वाटर भी आएगा। एयर और वाटर जब आए तो मीन्स जो हमारे पास मास होता है रो इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी अगर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे देन इट विल बिकम मास। और वाटर का जो रो होता है वो एयर से काफी ज्यादा होता है। इट मीन्स अगर मान लीजिए हम बारिश में एरोप्लेन को चला रहे हैं और यहाँ से जो पानी अंदर जा रहा है, तो उससे तो प्रैक्टिकली नुकसान नहीं है, प्रैक्टिकली फायदा है, क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई है जो मेटेरियल अंदर से जा रहा है, और डेंसिटी बढ़ने की वजह से जो आपका थ्रस्ट है मास इनटू एक्सेलरेशन वो ज्यादा मिलता है, बेटर मिलता है। तो जैसे मैं आपको शुरू करता था लैंड बेस्ड एप्लीकेशन में जानबूझ के इंटेंशनली थोड़ा सा पानी डाला जाता है ताकि ये जो डेंसिटी है वो बढ़े, और डेंसिटी बढ़ने से मास बढ़े और जो हमारा आउटपुट है वो ज़्यादा। ठीक है, तो वो मैं आपको इक्वेशन बताऊंगा, इक्वेशन से आप ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। बट पानी से कोई नुकसान नहीं है, पानी टरबाइन में जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बारिश में आप आराम से रिलैक्स होकर बैठिएगा एरोप्लेन में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब बात आती है बिजली की। भाई बिजली कड़क गई तब क्या करें? तो बिजली कड़कने का भी यहाँ पे अरेंजमेंट किया होता है। अगर आप एरोप्लेन में जाएंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि स्टार्टिंग में काउंट का जो इनिशियल पार्ट होता है, जो कि आगे की तरफ पार्ट में होता है, तो ये पार्ट मेटेलिक होता है, कॉपर का बना है, एंड कॉपर इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ। तो अगर मान लीजिए इसमें बिजली भी आती है, तो बिजली कटने से थोड़ी देर का मतलब चार्जिंग हो सकती है उसकी मटेरियल की, पर लेकिन वो प्रैक्टिकली जो कि उसमें बैटरी लगी होती है और दूसरे इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं, तो उस चार्जिंग को स्टेबलाइज कर देती है। तो बिजली कड़कने से भी कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि जो काउंट है, काउंट को इस तरीके से आ जाता है इस वाले पार्ट को काउंट को। ये अगर मान लीजिए बिजली भी कड़क रही है तो वो कुछ नुकसान नहीं करेगी। ठीक है, तो बिजली भी आराम से बिजली अपलोड कर लेगा और पानी को भी बिजली वेव ऑफ कर देगा, तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से चलता रहेगा। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो एयर को हम ले रहे हैं देन वी विल बी गोइंग इट आउट, हम इसको पीछे की तरफ बाहर की तरफ भेजेंगे, और ये जो मतलब एयर बाहर की तरफ जाएगी देन इट विल बी थ्रस्ट, ये मतलब जो थ्रस्ट है वो हमें मिलता है। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम आ जाती है इसमें आइस, ये एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है इसमें सैंड। सैंड ज्यादातर वो सैंड जो कि वोल्केनिक इरप्शन से बाहर, आइसिंग से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आइसिंग से प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि बर्फ ना सॉलिड होती है, तो वो क्या करेगी कि जो बर्फ है, बर्फ मान लीजिए ब्लेड के ऊपर जम जाती है। ठीक है, तो देन इट विल बी नेगेटिव प्रेशर। अच्छा, यहाँ पे आप में से कोई ये बता सकता है कि टाइटैनिक का तो नाम आपने सुना होगा, फिल्म भी बनी हुई है, आपको पता भी है टाइटैनिक वाली शिप, और जिसने उसको बनाया था तो जो बनाते हुए कहा था कि ये विल बी अनसिंकेबल, ये कोई डूबेगी नहीं, तो बड़ी मजबूत जहाज है। और पर आपने देखा कि वो जैसे ही पहली यात्रा पे गई और पहली यात्रा पे वो डूब गई, बिल्कुल मतलब का जो लोहा था वो क्रैक हो गया। तो एनीबडी कैन एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया था उसके अंदर कि जो इंजीनियर्स ने जहाज को इतना मजबूत बनाया और वो कह रहे थे कि तूफान में भी नहीं डूबेगा, और वो डूब गया। सर जो उसमें सर वो मटेरियल, आइसबर्ग से टकराया था वो। सर जो उसमें मटेरियल यूज हुआ था सर, उसकी सर मतलब प्रॉपर्टी ये थी कि सर नॉर्मल कंडीशन पे तो ठीक होगा, लेकिन सर जैसे ही वो एक्सट्रीम मतलब मटेरियल था वो सर ठंडे कंडीशन में ज्यादा मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड सिचुएशन में हो गया सर, तो उसमें डिफेक्ट आ गया सर। तो डिफेक्ट की वजह से सर वो डूब गई थी सर टाइटैनिक। हाँ, इसमें कारण तो यही था। एक्चुअली क्या होता है कि मटेरियल तो उसमें स्टील था। अब स्टील की एक कमी होती है स्टील के अंदर कि अगर स्टील को ठंडा कर देंगे, वैसे तो स्टील क्या है कि डक्टाइल मटेरियल है, हो जाएगा आराम से। जैसे घर में हम स्टील की गिलास यूज करते हैं, तो स्टील की गिलास को आप देखेंगे कि हम अपने हाथ से कंप्रेस करते हैं तो दोबारा से अपनी शेप को रीगेन कर लेते हैं। पर लेकिन अगर उसी स्टील के गिलास को आप जमा देंगे, बहुत कम टेम्परेचर पे ले जाएंगे,
तो वहां पे अगर मान लीजिए फिर लेके जाने के बाद आप उसको हथौड़े से मारेंगे तो वो कांच की तरह बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो स्टील बिकम्स ब्रिटल एट लो टेम्परेचर। तो स्टील लो टेम्परेचर पे डक्टाइल से ब्रिटल बन जाता है। और यही टाइटैनिक के साथ हुआ कि वो जब लो टेम्परेचर पे गया तो वो डक्टाइल से ब्रिटल में कन्वर्ट हुआ। तो अब यहाँ पर भी यही समस्या है कि जो अगर मतलब अगर बर्फ जम जाती है ब्लेड के ऊपर, तो बर्फ क्या करेगी, बर्फ यहाँ पर जितने भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स की क्लोगिंग कर देगी। वो पार्ट्स क्या होंगे, उनके बीच में घुस जाएगी। तो वो जो बर्फ है वो अपने आप में एक प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एंटी आइसिंग अरेंजमेंट बनाते हैं, वो जो कि बहुत जरूरी होता है। एंटी आइसिंग अरेंजमेंट में क्या करते हैं, यहाँ पे इस पार्ट को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो इस पार्ट पे आपने देखा हो कि जनरली जो होता है फ्रंट का पार्ट ऐसे ही गोल होता है। दिस पार्ट है, बड़ा कर दूंगा इसको, यहाँ से अगर हम लेके जाएंगे तो एंटी आइसिंग करने के लिए इसमें दो चीजें करते हैं। फर्स्टली यहाँ पे इसमें थोड़े से होल्स कर देते हैं, इसको बोलते हैं ब्लीडिंग एयर होल। तो जो कंप्रेसर में एयर कंप्रेस हो रही है और कंप्रेस होने के बाद आपको पता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसका कुछ पार्ट यहाँ पे लाया जाता है और लाने के बाद वो यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, डालते हैं। तो यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है और अगर बर्फ जम गई है तो वो यहाँ से हट जाता है। सेकेंडली क्या करते हैं कि ये जो शेप ऐसे है इसको ऐसे ना बना के कुछ रबड़ की शेप, रबड़ होता है ये, रबड़ की शेप से इसको ऐसे आगे। और जब ये रबड़ रोटेट करती है तो ये जो फ्रंट पार्ट है दैट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। क्योंकि रबड़ है, रबड़ को आप घुमाएंगे तो देन रबड़ कैन चेंज इट्स शेप ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसके ऊपर जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी तो ये अपनी शेप को चेंज कर लेगी, और चेंज करेगी तो ये जब हिलेगी तो यहाँ से जितनी भी आइस है वो झड़ जाएगी। जैसे कपड़े के ऊपर आइस गिरी हुई है उसको आप हटा देंगे तो वहाँ पे वो, तो दो चीजें की जाती हैं, एक यहाँ पे होल्स बनाए जाते हैं, दो या तीन होल्स होते हैं, ज्यादा होल्स नहीं होते, कि जो कि आइस को हटाने के काम आते हैं। यहाँ पे गर्म हवा फेंकेंगे तो वहाँ पे जो आइस है उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा, और ये जो पार्ट है इसको यहाँ से जो है आइस को थ्रो कर। अब सेकंड जो प्रॉब्लम आता है आपको सैंड। सैंड के अगर मान लीजिए पार्टिकल थोड़े बड़े साइज के हैं और सैंड चिपचिपी है, जैसे चिकनी मिट्टी होती है, तो अब जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उसकी सैंड में ये थोड़ी सी खास बात होती है कि उसकी सैंड चिपचिपी होती है। वैसे तो सैंड आप देखेंगे नॉर्मल जो रेगिस्तान की सैंड होती है उसमें आपने देखा होगा कि अगर आप बैठ जाते हैं और खड़े होते हैं तो वो सैंड चिपकती नहीं है कपड़ों पे। आपने नीचे कपड़े को झाड़ लिया, कपड़ा साफ। तो रेगिस्तान में जनरली कपड़े गंदे भी नहीं होते हैं। हाँ, बस ये है कि वो सैंड के पार्टिकल बड़े होते हैं, आँख में निकल जाते हैं तो वो नुकसान। तो अब वो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं जो चिपचिपे होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो गैप है उसको बहुत कम करते हैं, इन दोनों के बीच गैप लगभग 1 mm का होता है, बस 1 mm 2 mm, सेंटीमीटर से भी नहीं होता, मिलीमीटर से होता है, ताकि अगर क्योंकि हवा यहाँ से जाएगी तो वो लोग होगा, वो भी आपको डिस्कस करूँगा। पर अभी जो बात सोचने की है कि यहाँ पे जो ये टिप है और ये जो गैप होता है बहुत कम होता है, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर बस ऐसे। तो अब ये जो गैप है इसमें क्या है कि सैंड आके फंस जाती है, सैंड के जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पे आके ट्रैप हो जाते हैं। अब जब सैंड के पार्टिकल यहाँ पे आके ट्रैप हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, ब्लेड और काउल के बीच में फंस जाएंगे और ब्लेड का मूवमेंट उसको रोक, तो जहाज क्या है उसे चलना बंद हो जाएगा। तो सैंड अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वाटर जो हमने यहाँ पे किया ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आइसिंग है उससे थोड़ी प्रॉब्लम है पर उसका भी अरेंजमेंट है, लेकिन जब सैंड आ जाती है तो इसका कोई अरेंजमेंट नहीं होता कि इसको यहाँ से मूव कर जाए। और ये बहुत बार ऐसा होता है कि जब एरोप्लेन सैंडी एरिया में जाता है तो उसके ब्लेड्स फंस जाते हैं। अब इसमें सिर्फ एक ही तरीका होता है कि उसके टरबाइन को बंद करो, बंद करके दोबारा से स्टार्ट करो, ताकि थोड़ा आगे पीछे होने के सैंड के पार्टिकल है वो गिरने की वजह से या एयर की मूवमेंट की वजह से वहाँ से हट जाए, तो वो वहाँ से हट जाएंगे तो उसके बाद दोबारा से टरबाइन को रिस्टार्ट किया जाता है। लेकिन अगर मान लो वो रिस्टार्ट नहीं हो पाया तो फिर वो क्रैश हो जाए, ठीक है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर। तो ये थोड़ा सा एक मतलब सेफ्टी फीचर्स हैं जो मतलब ये मतलब मेजर सेफ्टी फीचर्स है। उसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे सेफ्टी फीचर्स जो है जो करने पड़ते हैं, कि मैंने आपको थोड़ा मोटे मोटे तौर पर बता दिया। तो अब हम क्योंकि इसमें थोड़ा सा पार्ट हमें थर्मोडायनामिक्स का भी देखना है, तो ये तो मैंने आपको इसमें प्रोपल्शन के बारे में बताया कि प्रोपल्शन हमें कुछ इस तरीके से करना है। तो अभी जो हमने डिस्कस किया इसमें अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, देन वी विल प्रोसीड। फिर मैं दूसरा पार्ट जो है थर्मोडायनामिक्स वो शुरू करूँगा, तो थोड़ा सा मतलब थर्मोडायनामिक्स इसमें क्या रोल प्ले करेगी ये सारे काम।
बताइए कोई डाउट है तो इसमें, कोई आप पूछना चाह रहे हैं, आपका वैसे कोई डाउट है जैसे आपने एरोप्लेन देखा पढ़ा उसके बारे में कुछ डाउट था तो आई विल ट्राई टू सॉल्व। No, sir. I guess all clear so far. ओके वेरी गुड। अब चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें 3 चीजें थी जो मैंने आपको बताया। वन वाज द एयर कंप्रेशन, कंबस्शन, और तीसरा पार्ट एयर एक्सटेंशन कर लीजिए जो कि गैस टरबाइन। तो थर्मोडायनेमिक्स जाने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये है, व्हाई डू वी नीड टू कंप्रेस? कि कंप्रेस करने की जरूरत ही क्या है? डायरेक्टली एयर को लीजिए, फ्यूल डालिए, बर्न करिए और एक्सपेंड करिए। बताइए इसमें क्या आप लॉजिक देखते हैं? आप सर बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत होगी और नॉर्मल एयर में इतनी डेंसिटी नहीं होगी ऑक्सीजन की जितनी कंप्रेस्ड एयर में होगी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि भाई हम ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं और समथिंग एल्स। यस सर, काइंड ऑफ। सर फ्यूल की प्रॉपर मिक्सिंग के लिए अच्छी बात है। और सर जो कंप्रेस एयर होगी सर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जो फ्यूल को बर्न करने में इजीनेस प्रोवाइड कराएगा सर। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा और फ्यूल अच्छे से बर्न होगा। इसको हम कह सकते हैं ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ठीक है, मतलब फ्यूल लेस कम होगा। और बताइए फ्यूल की मिक्सिंग हो गई, फ्यूल का कम यूज पड़ेगी। और बताइए क्या करें? सर जो हाई टेम्परेचर जो एयर होगी कंप्रेस्ड वो एक प्रेशर डिफरेंस भी क्रिएट करेगी सर, जो सराउंडिंग एयर होगी सर, जो मे बी उसको एक थ्रस्ट प्रोवाइड करने में मदद करे सर। ठीक है, इसमें एयर को कंप्रेस करने का सबसे जो बड़ा कारण है, जरूरी कारण, वो डेंसिटी ही है। देखिए इंजीनियरिंग के अंदर एक टर्म होती है पावर बाय वेट रेशियो। हम चाहते हैं पावर ज्यादा से ज्यादा हो और वेट कम। कोई भी अब आप देखेंगे ना मैकेनिकल कंपोनेंट बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ये मतलब देखेंगे उसमें शायद जैसे आप स्कूटर ही ले रहे हैं। अब स्कूटर या बाइक में आप चाहते हैं कि इंजन छोटे से छोटा हो उसका और उसमें पावर ज्यादा है। तो ये जो पावर बाय वेट का रेशो है, ये पावर तभी बढ़ेगा जब आप एयर को कंप्रेस करेंगे, ताकि हमारे पास जो एयर है जो कि पहले काफी ज्यादा वॉल्यूम में थी वो कम वॉल्यूम में, तो ज्यादा वॉल्यूम को कम वॉल्यूम में था। और उसके बाद ये टेम्परेचर बढ़ता है उसका, ऑब्वियसली ये एक फायदेमंद चीज है हमारे लिए। और फ्यूल की मिक्सिंग भी बेटर होती है, ये भी फायदेमंद। ये दोनों चीजें हमारे लिए अच्छी है। तो अब इससे हमें क्या करना है, एयर को कंप्रेस करना है ताकि जो हमारा इंजन है उसको हम छोटे साइज का बनाएं। अगर मान लीजिए हम डायरेक्टली एयर को लेंगे और उसमें फ्यूल डाल देंगे, कंबस्शन करेंगे, तो इंजन का साइज जो है काफी बड़ा होगा। इंटरनल कंबस्शन इंजन के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो
इंटरनल कम्बशन इंजन में और गैस टरबाइन में एक खास डिफरेंस और ये भी होता है कि इंटरनल कम्बशन इंजन में जो पावर है वो इंटरमिटेंट जनरेट होती है। इंटरमिटेंट का मतलब ये है कि जो आप उसके पावर जनरेशन का कर्व देखेंगे इंटरनल कम्बशन इंजन का, तो उसमें क्या होगा, पावर जनरेट हुई, फिर यहाँ तक कोई पावर नहीं है, फिर जनरेट हुई, फिर कोई पावर नहीं है, तो फिर सक्शन वगैरह प्रोसेस चल रहा होता है, फिर कोई पावर नहीं, एक अगर आपके पास नहीं, और यहाँ पे भी पावर क्या है, ज्यादा कम है। लेकिन गैस टरबाइन क्या होता है, गैस टरबाइन एक कॉन्टिन्यूस फ्लो मशीन होता है। उसमें एयर कंप्रेसर में एयर लगातार एंटर आती रहती है, लगातार कम्बशन चैम्बर में कम्बशन होता है और लगातार ही वो एयर बाहर की तरफ, तो जो पावर का वेरिएशन है, जो इस तरह कर्व है वो वहाँ खत्म हो जाता है, वो जो कर्व है वो उसमें लगभग ऐसा गैस टरबाइन के। गैस टरबाइन लगातार कॉन्टिन्यूस पावर जनरेशन मशीन होता है। इंटरनल कम्बशन इंजन इंटरमिटेंट होता है, ठीक है, सॉरी वो नैसा इंजन के लिए, सीआई इंजन के लिए। तो अब हमने क्या किया, एयर को कंप्रेस करके उसके वॉल्यूम को घटा दिया, कम कर दिया, ताकि उस वॉल्यूम में कम वॉल्यूम के अंदर ज्यादा फ्यूल को इंजेक्ट कर, और उससे क्या फायदा होगा, ये पावर टू वेट रेशियो बढ़ जाए। अब जैसे ना जनरेटर्स होते हैं, ठीक है, घरों में बड़ी बड़ी सोसाइटी में आपने जनरेटर्स देखते होंगे, तो वहां पर जो जनरेटर्स होते हैं वो लगभग 1 मेगावाट या इसके आसपास, और वो सारे डीजल के ऊपर बेस्ड होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग इंजन टाइप होते हैं। लेकिन जब ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है तब हम रेसिप्रोकेटिंग यूज नहीं करते, तब हम रोटरी यूज करते हैं, तो हम गैस टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पे भी आप देखेंगे कि ज़्यादा बड़ा पावर जनरेट होता है, जैसे पावर प्लांट यहाँ पे स्टीम टरबाइन लगाया जा रहा है, तो वहाँ पर भी रोटरी टाइप टरबाइन होता है, ना कि रेसिप्रोकेटिंग टाइप इंजन होता है। तो जहाँ पे आपकी पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी हमेशा, वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर हम रोटरी टाइप चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ना कि रेसिप्रोकेटिंग टाइप का। तो जहाँ पे 4 मेगावाट या इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे गैस टरबाइन का जो इंजन होता है वो बड़ा अच्छा रहता है। 4 मेगावाट से अगर कम करते हैं तो फिर गैस टरबाइन जरा इनइफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि ऊपर साइज है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, तो उसके हिसाब से वो सूट नहीं करता है इससे कम पावर जनरेशन। तो ये एक और डिफरेंस है कि गैस टरबाइन को हम वहाँ पे ज़्यादा यूज़ करेंगे जहाँ हमें 4 मेगावाट या इससे ज़्यादा का प्रोडक्शन करना है, और जो सिंपल इंटरनल कम्बशन होता है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें 1 मेगावाट या उससे कम। तो यहाँ पे आपको ये भी क्लियर हो गया कि हालांकि गैस टरबाइन एक बेटर सिस्टम है, लेकिन फिर भी उसको कभी हम रोड एप्लीकेशन में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटा इंजन बना के इस्तेमाल किया गया, क्योंकि छोटी पावर का यूज होते हैं वो बेकार हो जाता है। तो ये वही चीज़ है, जैसे सुई तलवार का स्थान नहीं ले सकती, तलवार सुई की जगह नहीं, तो ऐसे ही गैस टरबाइन अभी तक इंटरनल कम्बशन इंजन की तरफ जगह नहीं आ पाया, और इंटरनल कम्बशन इंजन जिसे हम एसआईसी इंजन कहते हैं वो गैस टरबाइन की जगह नहीं आ पाया। तो ठीक है, एयर कंप्रेस आपने कर दी। कंप्रेस के बाद आपने कुछ ऐसा बताया था थ्रस्ट, पर लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन थी उससे रिवर्स है, उससे रिवर्स प्रॉब्लम है हमारे पास। रिवर्स प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे पास एयर कंप्रेसर, मैं सिर्फ अब एयर कंप्रेसर बना रहा हूँ, तो एयर कंप्रेसर में या तो हम इसको सेक्शन को ऐसे लेके चल सकते हैं, सेक्शन को हमने छोटा कर दिया और इसके बीच में एक ये शाफ्ट लगा दी, और इस शाफ्ट के ऊपर मान लीजिए हमने ब्लेड्स लगा दी। ये जो ब्लेड्स होते हैं जनरली एयर कंप्रेसर में वो 70 रो तक हो सकते हैं, जैसे 2, तीसरी रो, चौथी, पांचवी, ऐसे मतलब कहने का ये जैसे ये शाफ्ट है, तो एक फैन का रो, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब 17 रो तक जा, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि ये पहली ब्लेड की जो है दूसरी है, और इस तरीके से जो रो है वो तीसरी है। पर आप देखेंगे कि जो फ्रंट वाला ब्लेड होता है वो बड़ा होता है, जनरली सभी किताबों में देखेंगे फ्रंट वाले ब्लेड को ना बड़ा बड़ा दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे उसको ब्लेड को छोटा करते हैं। तो ये छोटा क्यों करते हैं, कोई कारण बता सकते हैं कि ब्लेड का साइज छोटा क्यों कर दिया हमने, जिसकी फ्रंट में बड़ा रखा हुआ था? सर ये नोजल का डायमीटर पे भी वेरी करता है ना। ओके, तो नोजल डायमीटर कम क्यों कर रहे हैं? प्रेशर डिक्रीज प्रेशर डिक्रीज करने के लिए।
ये एयर कंप्रेसर है, सॉरी सर। इंक्रीज करने के लिए है ना, उल्टा बोल दिया आपने। तो वी विल इंक्रीज दी प्रेशर ऑफ द एयर। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जो एयर आ रही है, तो दैट एयर एट दिस पॉइंट प्रेशर P1 इज 1 और इसका मान लीजिए अभी मैं कंप्रेशन रेशियो 1 2 3 4 5 6 7 मान लीजिए, ज़्यादा नहीं मानती 7। तो प्रेशर P2 विल बी 7 एट और कंप्रेशन रेशियो भी हमने मान लिया इसका। इन व्हाट डायरेक्शन एयर विल ट्राई टू गो, ये मान लीजिए इन है, यहाँ से एयर आ रही है और ये अभी एयर कंप्रेसर है, ठीक है, वो तो मतलब कंबस्शन चैम्बर के बाद में, और ये आउट है। तो बताइए किस डायरेक्शन में एयर वापस जाने की या पर एयर फ्लो होने की कोशिश करेगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। along the axis of shaft. डायरेक्शन सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे। आउट से इन की तरफ है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एयर कंप्रेसर में प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो एयर उसके अंदर नहीं जाना चाहती है, वो वापस आना चाह रही है, क्योंकि यहाँ तो प्रेशर बढ़ गया उसके लिए, और प्रेशर हाई से हो तो लो की तरफ फ्लो करेगी या नहीं। तो अब इसको स्थिति को डील आउट करना पड़ेगा। तो आपको क्योंकि एयर तो आगे की तरफ फ्लो करनी है, मतलब लेके जाना है उसको आगे की तरफ, तो ये जो काम करा जाएगा, ये एयर को लगातार लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ भेजा जा रहा है। तो इसमें आप कौन सा लॉ इस्तेमाल करेंगे थर्मोडायनामिक्स का, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ? सेकंड लॉ। क्यों करेंगे? क्योंकि इसकी जो ओरिजिनली स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन है सर, उसके अगेंस्ट करना है हमें काम वर्क। हाँ, क्योंकि ओरिजिनली तो ये था कि एयर को यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था, पर लेकिन सेकंड लॉ, हालांकि सेकंड लॉ का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो है रियल टाइम में, रियल लाइफ में हमने यही देखा है कि ये जो एयर है वो 1 एटमॉस्फेयर से 7 एटमॉस्फेयर भेजी जा सकती है, तब जब हमें हमारे पास एक कोई मशीन होगी बीच में, या एक कोई कंपोनेंट होगा जो कुछ वर्क कंज्यूम करेगा, जो कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा, और उस एनर्जी का इस्तेमाल करेगा कि जो एयर हमारे पास यहाँ पर है जो कि लो प्रेशर पे है उसको हाई प्रेशर पे है, ठीक है। वो हीट के बारे में है सेकंड लॉ के, भाई जो हमारे पास इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस व्हिच विल बी ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ऐसा मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, तो हम हीट को लो टेम्परेचर, जहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर की हीट को निकाल के बाहर एटमॉस्फेयर जहाँ पे हीट ज़्यादा है वहाँ फेंक सकते हैं, तब जब हमारे पास कोई डिवाइस, तो डिवाइस क्या है, वो कंप्रेसर है, और उसके बाद जो सिस्टम लगाते हैं वो डिवाइस। तो इसी तरह से एयर को हमें क्या करना है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ लेके जाना है, और ये काम करने का जो सीमा है वो हमने एयर कंप्रेसर को दिया हुआ है। तो आप बेचारे की स्थिति देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो हर टाइम एयर को खींच रहा है, खींच के लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ फ्लो कर रहा है, फेंक रहा है। तो अब ये काम कैसे करा जाएगा? बताइए कैसे कर सकते हैं काम ये? अगर सर हम उसके बीच में जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो ज्यादा कर दे सर। ऑब्स्ट्रक्शंस तो बेसिकली क्या करेंगे, अब एयर है, ब्लेड, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बेसिकली एयर को 8 एटमॉस्फेयर से 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे कैसे लेके जाएंगे, क्या इसमें हम मैकेनिज्म लगा देंगे?
कि जो एयर को 1 एटमॉस्फेयर से 7 एटमॉस्फेयर पे लेके चला। सर जो ब्लेड्स होंगे, वॉल्यूम डिक्रीज करके। सर जो ब्लेड्स होंगे उनके बीच में हम गैप काफी कम रखे ताकि जैसे एक एयर पास हो उसको वापस जाने के लिए कोई जगह ना मिले, कुछ इस टाइप का। हाँ वो ठीक है, एक मतलब प्रोसीजर है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि ये वाला चीज ना हो। पर लेकिन फिर भी आप देखिए कि 7 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर, हाई प्रेशर होता है, तो एयर तो वापस जाना चाहिए। हम इसे मेंटेन कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे आप ये, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो एयर का मॉलिक्यूल पार्टिकल यहाँ पे जो 1 एटमॉस्फेयर पे था उसको आपने 7 एटमॉस्फेयर पे कैसे बदला, कौन कौन सी एनर्जी आपने इस्तेमाल की, या कोई इक्वेशन आप बता सकते हैं कि इस इक्वेशन से हमने वहाँ पे इस चीज की एनर्जी को लिया, उसको उसमें कन्वर्ट किया, तो उसको उसमें कन्वर्ट किया, तब ये इसमें कन्वर्ट, मतलब विच टाइप ऑफ एनर्जी आर बीइंग यूज्ड। मुझे 1 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा, मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, ठीक है? 1 मिनट आप सोचिए थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि ये एयर कंप्रेसर की जो वर्किंग है आप तो इसको समझ लेंगे कि एयर कंप्रेसर कैसे काम करता है, तो आपको इसमें बहुत सारे जो इश्यूज हैं, मतलब कि भाई हम कंप्रेसर को डिजाइन कैसे करते हैं, क्या पैरामीटर होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं, आप कैरेक्टरिस्टिक्स कर क्यों बनाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें चलेंगी पता कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, ठीक है? तो थोड़ा सा एक बार आप कंसंट्रेट करिए उसके ऊपर, इस तरह की एनर्जी को किस तरह की एनर्जी में कन्वर्ट करें, और वो जो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी फिर उसको हम लास्ट में किस में कन्वर्ट करेंगे। और मेरे ख्याल से जिन्होंने एफएम पढ़ लिया है और जिनको मैंने पढ़ाया, अगर वो यहाँ पर है तो वो इस बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आसानी से लगा पाएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह जिन्होंने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो हम डिस्कस तो करेंगे डिटेल में, पर थोड़ा सा एक बार कुछ सोचिए, मैं बस एक मिनट का ब्रेक लूँगा। हाँ जी बताइए, गैस ठीक है, मान लीजिए ये जो हेलो प्लेट्स हैं। सर, जो सर एयर कंप्रेसर में सर हम उसको क्या नाम है, एयर को सर क्या नाम है, एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी हमें मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम काइनेटिक कन्वर्ट कर देंगे एयर की। एयर की एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे एयर की। हाँ जी सर, वो हम कहाँ से लेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लेंगे सर, इंजन की। इसको मैं इसका पार्ट का फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ। तो फ्रंट व्यू में ये हो जाएगा, दिस विल बी द हब एंड इट विल बी। तो ब्लेड जो होता है स्ट्रेट नहीं होता, वो मुड़ा हुआ होता है, ठीक है? ट्विस्टेड ब्लेड होता है, तो ट्विस्टेड जो आपको तो जाएगा पता है। तो मान लीजिए कि ब्लेड का ये जो सेक्शन है ये रोटेट कर रहा है ब्लेड, और क्योंकि ब्लेड पूरा सॉलिड है तो दिस पार्ट जिसे हम ए कह रहे हैं, बोथ विल बी हैविंग सेम आरपीएम, है ना? जैसे मान लीजिए शाफ्ट है, शाफ्ट को रोटेट कर रहा है, ब्लेड को रोटेट किया, तो जैसे मान लीजिए मैं इसको पार्ट को रोटेट कर रहा हूँ ऐसे, जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो यहाँ पे इसको हब लेके रोटेट किया, तो ये वाला पार्ट और ये वाला सेक्शन दोनों ही सेम आरपीएम पे होंगे। पर लेकिन दोनों में फर्क क्या है?
दोनों में फर्क है रेडियस का। इसकी जो मान लीजिए रेडियस यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर है, तो इट विल बी हैविंग द वेलोसिटी 2 पाई आर। यहाँ पे इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी और इसकी लीनियर वेलोसिटी 2 पाई आर। अब क्योंकि ये आर ज्यादा है इससे बड़ा, तो 2 पाई आर विल बी ग्रेटर देन दिस। तो एयर का पार्टिकल जो यहाँ पर होगा और जो पार्टिकल यहाँ पे होगा, उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है हब से वो चेंज हो गया। इसका मतलब हमें क्या करना है कि हमें कुछ इस तरीके से एयर को लेके आना है, या एयर को यहाँ पे इस तरीके से घुमाना है कि एयर का पार्टिकल यहाँ पे आए, यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, जिससे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़े। ठीक है, एयर के पार्टिकल यहाँ से आएंगे और ये ऊपर की तरफ जाना चाहेंगे। ये ब्लेड के डिजाइन में करना है हमें, और जैसे ये ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आपने क्या किया, पहले ये जो रोटेशन एनर्जी जो भी रोटेशन हो रहा था, आपने एयर के पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी प्रदान की, काइनेटिक एनर्जी में इम्पार्ट। फिर आपने क्या किया, उसको इस नैरो पैसेज से पास किया। ठीक है, अब जब आप इसको यहाँ से पास करेंगे पार्टिकल्स को, तो ये पार्टिकल्स क्या है, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए, इनको इस रास्ते पे जाना है, यहाँ से धक्का दिया जा रहा है इनको। जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड धक्का देता रहता है बाहर से, या आप जैसे ट्रेन में देखते हैं, ट्रेन में भीड़ होती है तो पीछे धक्का देते रहते हैं। तो आपके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं होती और आप इसी तरफ फ्लो करेंगे, आपके पास और कोई जगह नहीं, क्योंकि आपको यहाँ से लगातार इस फैन के द्वारा आगे की तरफ पुश करा जा रहा है। लेकिन फैन क्या कर रहा है, आपको इस तरफ भी पुश कर रहा है, वन मोशन, यानी कि जो पार्टिकल है उसको दो तरह की मोशन दी जा रही है, वन इन दिस डायरेक्शन एंड वन इन दिस डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है मोशन की जो ऊपर की तरफ है, दैट विल बी इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। वो जो काइनेटिक एनर्जी इसने गेन कर ली है, जब ये आगे की तरफ पुश करा जाएगा, इस तरफ धक्का दिया जाएगा, इस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा प्रेशर एनर्जी। और ये जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी, इसकी रिलेशन हम किस इक्वेशन के द्वारा स्टडी करते हैं? बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बर्नौलीज इक्वेशन लगानी पड़ेगी। बर्नौलीज इक्वेशन से हमें चल जाएगा पता कि काइनेटिक एनर्जी कितनी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर दी गई है। तो प्रेशर एनर्जी क्यों जनरेट होगी, क्योंकि ये पैसेज जो है भिड़ा बना दिया गया है। ये पैसेज जो है इस तरीके से बनाया गया है ताकि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो और पास पास आए, और उनको धक्का दिया जा रहा है पीछे से, जो पास पास आएंगे तो उनका प्रेशर आएगा। अब ये जो काम है ये अकेला एक फैन नहीं कर सकता, एक ब्लेड नहीं कर सकता, इसके लिए लगभग 17 स्टेज लगानी है। ये काम धीरे धीरे तरीके होता है, एकदम नहीं एक ही उसमें नहीं होता, एक बार में करते हैं। इसको करने के लिए 17 स्टेज का कंप्रेसर लगाया जाता है। तो वो हर एक स्टेज होती है वो थोड़ा थोड़ा कंप्रेस करते हैं। जैसे मान लीजिए है कि जो कंप्रेसर होता है उसका थोड़ा सा फैन से ज्यादा वर्क होता है, तो मान लीजिए एक स्टेज में 1.4 या 1.5 का कंप्रेशन हो पा रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाय 17 हो जाएगा। तो इन दैट केस वी विल नो कि उसका टोटल कंप्रेशन कितना हो जाएगा। पर लेकिन ये जो है ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट की तरह है कि आपने पहले 1 था उसको 1.5 किया, फिर आप 1.5 का 1.5 करेंगे, है ना। तो 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, इट विल बिकम 2.2, क्योंकि वो तो कंप्रेस हो गई ना एयर। एक बात है कि जो एयर आपने सिंपल 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ली थी, पहले ब्लेड के बाद 1.5 पे कर दी, हालांकि 1.5 बहुत ज्यादा अगर होता है तो फिर दूसरे के बाद 2.25। ठीक है, तो इसलिए इस तरह की जो कंप्रेसर है इसकी स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको हर एक स्टेज को स्टडी करना पड़ेगा और उसके हिसाब से फिर इक्वेशन को डल करना पड़ेगा। तो बेसिक पर लेकिन जो कंप्रेसर है वो इस तरीके से काम करता है, जो उसका फंक्शनिंग है, जो ब्लेड की ट्विस्टिंग है, ब्लेड को क्यों मोड़ा जा रहा है, किस तरीके से मोड़ा जा रहा है, तो वो सारी स्टडी जो है वो इस चीज बेस्ड होती है कि हमें काइनेटिक एनर्जी देनी है, उस काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी। और ये जो स्टडी की जाती है ये कंप्यूटेशनली, जैसे CFD या इस तरह के प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर का मतलब ये नहीं है कि हमारा काम खत्म हो गया, उसमें कौन सी इक्वेशन यूज होगी, वो रिजल्ट ठीक आ रहे हैं गलत आ रहे हैं, उसकी एंड कंडीशंस क्या रहेंगी और वो एंड कंडीशंस ठीक काम कर रही है नहीं कर रही है, वो सारा एनालिसिस आपको एज इंजीनियर आपको करना है, वो सॉफ्टवेयर नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर वही करेगा जो आप कहेंगे करने के लिए। सॉफ्टवेयर इज अ बिग कैलकुलेटर, बस वो एक बड़ा कैलकुलेटर है कि वो काम कर देगा जो आप कैलकुलेटर से करते हैं। पर लेकिन कैलकुलेटर में इक्वेशन डालना या मतलब उसमें डाटा डालना, कौन सा डाटा डालना है, वो सब आपको करना पड़ेगा, तो वो काम आपका है।
अब एयर कंप्रेस हो गई है। एयर कंप्रेसर के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कंबस्शन, उसको जलाना है, मतलब उसको फ्यूल को बर्न करना है। अब ये जो फ्यूल को बर्न करने का प्रोसेस है, स्टार्टिंग तो जो फ्यूल की बर्निंग की है स्पार्क से ही होगी, पर लेकिन जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है उसमें हमें कॉन्टिन्यूस स्पार्क प्लग लगाना पड़ता है। कॉन्टिन्यूस मतलब ये है कि हर बार साइकिल में स्पार्क की जाएगी। पर जैसे मैंने आपको बताया ये कॉन्टिन्यूस इंजन है गैस टरबाइन, इसमें एयर आती रहेगी, जलती रहेगी, बाहर जाती रहेगी। तो इस वाले पार्ट में क्या है कि आपको कॉन्टिन्यूस स्पार्क देने की जरूरत नहीं है। अगर इंटरनल कंबस्शन इंजन इसके कंबस्शन चैम्बर में एक बार फ्लेम डेवलप हो गई तो उसके बाद फिर वो एयर आती रहेगी, नहीं नया फ्यूल आता रहेगा, उसमें डालते रहेंगे, जलते रहेगा। तो बार बार स्पार्क देने की जरूरत नहीं पड़ती। बार तो उसमें स्पार्क तब देते हैं अगर मान लीजिए बाई चांस फ्लेम एक्सटिंग्विश हो गई, फ्लेम बुझ गई किसी कारण से, तब फिर हमें दोबारा से स्पार्क को जनरेट करना पड़ता है। अदरवाइज गैस टरबाइन में एक बार वो चलना शुरू हो गया तो फिर वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, तो उसी को वो जो ऑलरेडी डेवलप उसके अंदर कंबस्शन है उसी का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बर्न करता है। तो अब इसमें लेकिन कंबस्शन के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कंबस्शन को जो स्टडी करते हैं हम कैसे करते हैं स्टडी। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम मान के चलते हैं कि कंबस्शन क्या है कि भाई जस्ट पेट्रोल डाल दिया या एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल जिसको बोलते हैं, तो एविएशन टरबाइन फ्यूल को डाल दिया और उसमें थोड़ी सी चिंगारी दिखा दी, थोड़ी हवा हो गई तो बस हमारा काम खत्म होता है। नहीं, पर ऐसा नहीं है। कंबस्शन जो है वो अपने आप में एक वेरी बिग साइंस है, बहुत केमिकल रिएक्शंस है उसके अंदर, और केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही हैं वो भी नहीं पता है। और मेन चीज़ क्या है कि कंबस्शन को इतने शॉर्ट पीरियड में करना होता है, इतना कम टाइम मिलता है कि प्रैक्टिकली अगर देखें तो वो पॉसिबल नहीं है अगर आप स्पेशल टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसे आप सिंपल अगर एक हिसाब लगाएं कि मान लीजिए हमारे पास एक इंटरनल कंबस्शन इंजन है और वो 1000 आरपीएम पे चल रहा है, ठीक है। तो 1000 या इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, 60,000 मान लीजिए, आपका डाटा अच्छा हो गया। तो 60,000 आरपीएम का मतलब हमारे पास क्या हो गया कि 100 रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो 100 रिवोल्यूशन पर सेकंड का मतलब ये है कि आपको 1 सेकंड में 100 बार स्पार्क देनी है। तो आप देखिए कि हमारे पास कितना टाइम है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 0.01, और वो भी तब जब सारे साइकिल के दौरान स्पार्क देते रहेंगे। तो इतना पॉसिबल नहीं है। हम उसमें लगभग फ्रैक्शंस जो होता है पूरा साइकिल जब घूमता है उसमें भी हम सिर्फ 8 या 10 डिग्री तक स्पार्क देते हैं। तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड बाय 360। तो इतना कम टाइम है, लगभग हमारे पास 0.001 सेकंड का टाइम है कि जिसमें हमें कंबस्शन करना है। तो ये आप टाइम देखेंगे बहुत ही कम है, 0.001 सेकेंड। तो इसी तरह से जो combustion is actually very efficient in case of internal combustion engine and in case of gas turbine engine. तो अब पहले combustion को स्टडी करते हैं कि combustion करा कैसे जाता है। तो combustion का एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है कि suppose we are having a fuel in which we are having some carbon and some hydrogen and that will be chemically reacting with the oxygen. तो इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे CX लिख दिया जाता है और HY लिख दिया जाता है। बहुत सारी जगह पे केमिकल रिएक्शन में आप देखेंगे X और Y लिखते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो फ्यूल होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। एक जो पेट्रोल हम खरीद रहे हैं उसके अंदर लगभग 20,000 तरह के कंपाउंड हो सकते हैं कार्बन के। जो पेट्रोल हम मार्केट से खरीदे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो एसिटिलीन या कोई पार्टिकुलर काइंड का ही कंपाउंड है उसके अंदर, उसके अंदर बहुत अलग अलग तरह के कंपाउंड हो सकते हैं। तो अब वो अलग अलग तरह के कंपाउंड है तो उनमें X यानी कि यहाँ पे कार्बन के साथ कितना है और H के साथ कितना है वो वेरी करेगा X Y, इसलिए इसको CX और HY लिख दिया जाता है। अब अगर मान लीजिए ये X by Y का रेशो हाई है, मतलब कार्बन ज्यादा है, हाइड्रोजन कम है, तो आपको पता है हाइड्रोजन इज अ बेटर फ्यूल देन कार्बन। तो यानी कि X by Y रेशो अगर ज्यादा है तो कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कम है। अगर मान लीजिए X by Y रेशो कम है तो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो रेट डिसाइड होता है वो भी इसी बेस X by हाइड्रोजन रेशो है। आप जब देखेंगे जब फ्यूल का प्राइस जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे लिखा होगा कार्बन बाय हाइड्रोजन रेशो के ऊपर फ्यूल का प्राइस डिसाइड होता है। अगर हाइड्रोजन का कंटेंट ज्यादा है then it will be having more calorific value, and if it is having more calorific value then it will be having higher cost.
and if the fuel is having lower value presence of hydrogen, then its caloric value will be lesser and its cost will also be lesser. तो cost भी इस केस में कम हो जाती है. अब combustion का मैं आपको सिंपल एक फिनोमेना बता देता हूँ कि वो होती कैसे है. मान लीजिए हमारे पास एक फ्यूल का ड्रॉपलेट है. फ्यूल का ड्रॉपलेट ये एविएशन टरबाइन फ्यूल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है. इसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है. अब इस ड्रॉपलेट के चारों तरफ जो मैं रेड पार्टिकल दिखा रहा हूँ वो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स है. तो ये ऑक्सीजन के पार्टिकल उसके पास आएंगे फ्यूल के पास. तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है O2 और यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन है उनमें रिएक्शन है. तो कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो जाएगी तो CO2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा. ये CO2 और H2O क्या है कि यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि गैस बनी अभी नई नई बनी है तो उसके पास ही रहेगी. तो इसे हमें हटाना पड़ेगा. हमें हटाना क्यों पड़ेगा? क्योंकि हमें रिएक्शन को आगे कैरी आउट करना है और ऑक्सीजन को लेके आना है इसके पास. तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसको ड्रॉपलेट को घुमाना पड़ेगा. ड्रॉपलेट को काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाए और जो ये इसके चारों तरफ कवरिंग बन गई ये हट जाए और मोर ऑक्सीजन इसके पास आए. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जनरेट द टर्बुलेंस. हमें यहाँ पे टर्बुलेंस जनरेट करनी चाहिए, चर्निंग जनरेट करनी चाहिए. पर लेकिन ये एक सिस्टमेटिक मैनर में होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि कुछ ड्रॉपलेट्स तो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस में चली गई और कुछ ड्रॉपलेट्स हैं वो बिल्कुल ही डिसेंट हो गई, ऐसी जगह चली गई जहाँ पे टर्बुलेंस हो गई. तो ये जो सिस्टम है कंबस्शन चैम्बर के अंदर किया जाता है और उसमें टर्बुलेंस करनी है, कितनी जनरेट करनी है, ये एक इंजीनियर का काम होता है जो वो कंबस्शन चैम्बर को डिजाइन करता है. ये मतलब मेजर वर्क है उसका. तो टर्बुलेंस ये सारे पार्टिकल्स यहाँ से हट जाएंगे, फिर ये ड्रॉपलेट आ जाएगी, फिर ऑक्सीजन आएगी इसके पास, फिर वो ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी. तो अब वहां पर हमें उसे कुछ टाइम देना पड़ेगा इस काम के लिए. कि ये केमिकल रिएक्शन में आपने क्या देखा कि सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो कितनी फास्ट हो रही है. फिर उसके बाद टर्बुलेंस अपना रोल प्ले करेगी. फिर उसके बाद दोबारा से केमिकल काइनेटिक्स. तो अब ये कंबस्शन चैम्बर की जो लेंथ है, कंबस्शन चैम्बर की लंबाई क्या होनी चाहिए, कितना बड़ा कंबस्शन चैम्बर होना चाहिए, वो डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स लिए हैं फ्यूल के वो कितने बड़े. अगर फ्यूल के ड्रॉपलेट्स ज़्यादा बड़े हैं देन इट विल टेक मोर टाइम. ड्रॉपलेट्स अगर छोटे हैं देन दे विल टेक लेस टाइम. और फ्यूल के ड्रॉपलेट का साइज जो चेंज करा जाएगा that will be changed with the help of injector. तो जो इंजेक्टर है उसका मेन काम यही है कि फ्यूल जो आप उसमें डाल रहे हैं, फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं, उसके ड्रॉपलेट्स को कितना छोटा या बड़ा करना है. अगर ड्रॉपलेट्स को ज़्यादा छोटा करना है, ड्रॉपलेट्स का साइज कम करना है, डायमीटर कम करना है, तो इंजेक्टर में प्रेशर हाई होना चाहिए और इंजेक्टर का जो होल साइज है छोटा होना चाहिए. तो इंजेक्टर में जितना होल छोटा होगा और प्रेशर ज़्यादा से आप उसमें फ्यूल इंजेक्ट करेंगे, ड्रॉपलेट उतने ही छोटे होंगे. तो वो जो ड्रॉपलेट का साइज है दैट विल बी अगेन गेम बिटवीन प्रेशर एंड होल साइज. यही इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, यही इसमें होता है. अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पार्ट है काफ़ी गर्म हो जाता है. तो एयर को कैसे लाते हैं? जो एयर कंप्रेसर से, मान लीजिए कंप्रेसर हमने यहाँ पे लगा दिया है, इसके एयर को लाएंगे. सो फर्स्टली एयर विल बी फ्लोइंग, मतलब एयर का जो फ्लो है, यहाँ पे एक पार्टीशन लगा हुआ है ऐसे इस तरीके से. तो एयर पहले इधर जाएगी, इस तरफ जाएगी, देन इट विल कम इन दिस डायरेक्शन. तो ये जो कंप्रेसर से आ रही है पूरे कंबस्शन चैम्बर के ऊपर से जाएगी, तो वो कंबस्शन चैम्बर को ठंडा कर देगी और खुद गर्म हो जाएगी. और जितनी गर्म एयर कंबस्शन चैम्बर में एंटर करेगी उतना ही अच्छा है. तो कुछ पार्ट एयर का यहाँ से एंटर कराया जाता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी एयर. कुछ को बीच में से एंटर कराते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एयर. कुछ को यहीं से एंटर करा देते हैं. ठीक है. तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये है कि यहाँ पे आप जब एयर को लेके आएंगे तो सारी एयर नहीं लाएंगे, उसका 10 या 20% लाएंगे. एयर की क्वांटिटी कम होगी, फ्यूल को इंजेक्ट किया जाएगा
तो इससे फ्यूल एयर रेशो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी एयर आपने नहीं डाली, फ्यूल की क्वांटिटी ज्यादा होगी यहाँ पर। ये जो जोन होगा ये फ्यूल रिच जोन होगा, और ये जो जोन होगा ये लीन जोन होगा। तो यहाँ पे ज्यादा एयर कम रहेगी, फ्यूल ज्यादा रहेगा, तो इससे कंबस्टन जो है इजीली स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और एयर डालते रहेंगे, इससे टेम्परेचर और कंट्रोल होता रहेगा, और जो कंबस्टन है वो एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर के साथ बाहर की तरफ आ जाएगा। उसके बाद इसको टरबाइन से पास करेंगे, एंड आफ्टर पासिंग टू द टरबाइन पावर विल बी जनरेट। और जो पावर टरबाइन जनरेट करेगा उसका मोस्ट ऑफ पार्ट 50% पार्ट अगेन एयर कंप्रेसर में चला जाएगा, ताकि वहां पे एयर को कंप्रेस किया जा सके। तो मैं यहाँ पे ही स्टॉप करूंगा। अभी आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए, थोड़ा जो क्वेश्चन हैं 2-4-5 मिनट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सर ये जो इंजेक्टर है ये अपना एटमाइजर की तरह काम करता है? हाँ वही है, एटमाइजर या इंजेक्टर एक ही चीज है। सर इसमें टर्बुलेंस कैसे जनरेट किया था? टर्बुलेंस करने का तरीका ये होता है, मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, तो मैं ऐसे ठीक है, जैसे पीपा होता है, आप मान लीजिए पीपा ले लिया आपने, और इस पीपे में आपने क्या किया, कुछ होल्स कर दिए। अब क्या करिए, इन होल्स में एयर पास करिए, पर लेकिन वो एयर डायरेक्टली ऐसे, जैसे मान लीजिए ये पीपा है या जो भी आपने चैम्बर लिया है, एक तो तरीका है कि यहाँ पे पाइप लगा दीजिए और एयर को डाल दीजिए। एक क्या करिए कि पाइप को ऐसे लगाइए इसके साथ। अब इस केस में क्या होगा, जब एयर जाएगी और यहाँ पे टकराएगी, देन इट विल स्टार्ट रोटेटिंग लाइक दिस। अगर डायरेक्ट एयर डालेंगे तो टकराएगी और वो रैंडम मोशन लेगी, पर लेकिन इसमें क्या है कि जब एयर को आप डालेंगे यहाँ पे, तो देन इट विल स्टार्ट रोटेटिंग एज पर द ज्योमेट्री ऑफ द कैनिस्टर और द कंबस्शन। तो वो अलग अलग, मतलब कितनी टर्बुलेंस जनरेट करनी है, किस टाइप की टर्बुलेंस जनरेट करनी है, उस टर्बुलेंस की ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, वो सब एक्सटेंसिव स्टडी करके किया जाता है। तो उसको करने का काम जो होता है वो CFD और करते हैं, एनालिसिस करने का काम। पर लेकिन मतलब बेसिक प्रोसीजर ये है जनरेट करने का। और एरोप्लेन्स के बारे में आपको एक बात बता दूं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने लगभग 2000 एरोप्लेन्स का ऑर्डर दिया हुआ है अगले 15 से 20 सालों में। तो इतने ज़्यादा एरोप्लेन जब आएंगे तो देयर विल बी ए वेरी हाई डिमांड फॉर द मेंटेनेंस इंजीनियर। तो एविएशन जो है इंडिया के अंदर, क्योंकि बाकी सब कंट्री जो डेवलप हो चुकी हैं, यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, उनमें एरोप्लेन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे सिचुएशन आ गया, चाइना के अंदर सिचुएशन आ गया इसमें। अब जो है पूरी दुनिया के आंखें इंडिया के ऊपर है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे अभी एविएशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। आपने देखा होगा कि अभी भी मतलब मुश्किल से 1-2% लोग ही जहाज में एयरप्लेन में ट्रैवल करते हैं, मुश्किल से मतलब। तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है, अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैकेनिकल इंजीनियर नहीं जा सकता, मेटेरियल साइंस का इंजीनियर नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला नहीं जा सकता। इसके अंदर सभी तरह के इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसमें मैकेनिकल का बहुत पार्ट है, एरोनॉटिक्स का भी पार्ट है, मेटेरियल साइंस का भी बहुत पार्ट है। वो आगे डिटेल में जाएंगे देन वी विल कम टू नो। बताइए कोई डाउट, एनी अदर क्वेश्चन? ओके देन, थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। तो क्या एंड कर सकते हैं फिर हम? पारस? Hello. Yes, sir. I think, okay, so thank you, Nikhil sir, for this wonderful, wonderful lecture. I think the audience have taken their doubts and the doubt has been taken care of. So with this, we come to an end to the segment 1 of the webinar Aircraft Technology. To all the speakers, we, the students, can't thank you enough. Thank you, Nikhil sir, again for this wonderful lecture.
And to the audience, thank you for being part of this. We hope to see you again tomorrow. Have a nice day. With this, I, Achal, and Paras Thank you. signs off. Thank you. Okay, thank you, Paras and Anchal, for such wonderful session.